संसाधनों के अंतर्गत वन संसाधन के पश्चात आज हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं, मिट्टी हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। जब मिट्टी जल के साथ मिलती है तो वह मनुष्य के भोजन, निवास, वस्त्र जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मिट्टी का प्रयोग कृषि में, पशुपालन में, वन व्यवसाय में भी किया जाता है। मिट्टी को अगर हम परिभाषित करें तो सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपक्षय की रासायनिक, भौतिक और अंतःक्रियाओं द्वारा आवरण प्रस्तर में जो परिवर्तन और अपक्षय होता है, उससे निर्मित शैल चूर्ण जो धरातल पर पाया जाता है, उसे मिट्टियां कहते हैं। अपक्षय का मतलब होता है सूर्य की रोशनी के कारण जो हमारे धरातल पर भौतिक परिवर्तन होते हैं, या फिर चट्टानों में जल के घुल जाने के कारण जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उनके द्वारा चट्टानें जब टूट करके अपने स्थान पर बिखर जाती हैं तो वह होता है अपक्षय। तो इस तरीके से भौतिक रासायनिक क्रियाओं से जब चट्टानें टूटती हैं और टूटने के बाद में जो बारीक कण या महीन कण चट्टानों का चूर्ण जो है वो इस धरातल पर बच जाता है, उसे हम मिट्टी कहते हैं। मिट्टी के संबंध में एम बेनेट ने कहा था कि शैलों तथा वानस्पतिक पदार्थों के अपक्षय से प्राप्त कणों को जो पृथ्वी की धरातल पर एकत्रित पाए जाते हैं, मिट्टी कहा जाता है। इसी तरह से जे एस जोफे के अनुसार मिट्टियां जंतु, खनिज एवं जैविक पदार्थों से निर्मित प्राकृतिक वस्तु होती हैं, जिनमें विभिन्न मोटाई के विभिन्न संस्तर होते हैं। यानी मिट्टी जो होती है, इस मिट्टी में चट्टानों का चूर्ण, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के खनिज, इसके अलावा जंतु, पेड़ पौधों के कुछ मात्रा में अंश यानी जीवांश तत्व जो होते हैं वो भी मौजूद रहते हैं। तो हमारे इस भूपृष्ठ पर जो शैलों के द्वारा बचे हुए, शैलों के टूटने के पश्चात बचा जो चट्टान चूर्ण होता है, जो बारीक कण होते हैं जिसमें जीवांश के तत्व भी मौजूद रहते हैं, उसे हम सम्मिलित रूप से मृदा कहते हैं। आगे हम बात करते हैं मृदा के संगठन के बारे में, यानी मृदा के अंदर किन किन तत्वों से मृदा जो होती है वो मिलकर बनी होती है, इसका निर्माण किन किन तत्वों के माध्यम से होता है। सबसे पहला है खनिज पदार्थ। मृदा के अंतर्गत 40 से 45% खनिज पदार्थ होते हैं। दूसरा है ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ, इनकी मात्रा होती है 5 से 10%। मृदा जल, इसकी मात्रा होती है 25%। मृदा वायु 25%। और सूक्ष्म जीव जिसमें कवक और जीवाणु जो सम्मिलित होते हैं, वो मृदा के संगठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी इस तरीके से मुख्य रूप से 5 तत्व हैं जिससे मिलकर हमारी मृदा बनी हुई होती है। एक होता है ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ। तो ह्यूमस क्या होता है? मृदा में वनस्पतियों और जीव जंतुओं के जो सड़े गले अवशेष होते हैं, उनको हम ह्यूमस कहते हैं। यानी ह्यूमस का निर्माण जो है वो कवक और जीवाणुओं के माध्यम से होता है। तो जो सड़ा गला अंश है, चाहे वो जीव जंतु का है, चाहे वो पेड़ पौधों का है, वो इसमें मौजूद रहता है। हवा रहती है, जल है, खनिज पदार्थ और विभिन्न प्रकार के अन्य छोटे छोटे जीव भी जो होते हैं, वो भी सड़ गल के इस मिट्टी में मिल जाते हैं। तो प्रमुख रूप से हमारी जो मृदा है वो 5 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। अगला जो हम बात करेंगे वो है मृदा की परिच्छेदिका के बारे में, कि मृदा परिच्छेदिका क्या होती है। किसी मृदा की सतह से लेकर उसकी मूल चट्टान तक के मृदा स्तरों का एक ऊर्ध्वाधर खंड जो है मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। यानी मिट्टी की जो ऊपरी सतह है, यानी जो ये हमारी धरती के ऊपर जो मृदा रहती है, और वहां से लेके अगर हम धरातल के अंदर गहराई में जाएंगे तो जो चट्टान जहाँ से स्टार्ट होती है वहां तक का जो पूरा पोर्शन होता है वो मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि इसमें सनिस्तर बताए गए हैं जो कि 4 हैं, ए, बी, सी और डी। ए सनिस्तर जो है वो सबसे ऊपरी सनिस्तर है। उसके बाद बी सनिस्तर है जिसमें अवमृदा जो है, यानी मृदा ऊपरी सनिस्तर से नीचे का हिस्से को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद में जो सी सनिस्तर है उसमें कुछ कुछ छोटी छोटी चट्टानों के हिस्से जो हैं उनको सम्मिलित करते हैं।
और डी सन स्तर जो है वो अपरिवर्तित मूल चट्टान है, जो हमारी धरती में जैसे है वैसे के वैसे मौजूद रहती है। तो हमारी जो मृदा परिच्छेदिका है उसमें मुख्य रूप से 4 सन स्तर हैं। चारों सन स्तरों में से जो सबसे ऊपर का सन स्तर होता है वो सबसे अधिक उपजाऊ रहता है। जितने भी पेड़ होते हैं उनकी जड़ें भी जो होती हैं वो पहले ही सन स्तर में फैली हुई रहती हैं। पहले सन स्तर के बाद धीरे धीरे उनकी जड़ें जो होती हैं वो विलुप्त होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमारी जो मृदा है वो सन स्तर यानी कि लेवल्स में पाई जाती है। इसके 4 प्रमुख लेवल्स हैं। अगला हम बात करते हैं मृदा के निर्माण के बारे में, यानी मृदा का निर्माण कैसे हुआ। तो जो हमारा मृदा शब्द है इसको सबसे पहले हम बात करते हैं कि मृदा नाम पड़ा कैसे, इसको मिट्टी या मृदा क्यों कहा गया। तो जो मृदा शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के सॉइल शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और सॉइल शब्द जो है वो लैटिन भाषा के सोलम से बना हुआ है। यानी जो सोलम शब्द है उससे सॉइल शब्द निकला, और सॉइल का अर्थ जो होता है हिंदी में वो होता है मिट्टी या मृदा। तो जो मिट्टी का निर्माण है वो धीरे धीरे होता है, और इस मृदा का निर्माण जो होता है उसको प्रभावित करने वाले भी 5 कारक हैं। सबसे पहला आता है पैतृक शैल। पैतृक शैल का मतलब होता है वह चट्टान जिससे कि मृदा का निर्माण हुआ है। यह जो शैल होती है अगर कठोर होगी तो इसका जो टूट फूट होगी यानी अपक्षय की क्रिया होगी वो उसमें कम होगी, जबकि मुलायम चट्टान जो होगी वो आसानी से टूट जाती है। तो जितनी भी मुलायम चट्टान है उनसे मृदा का निर्माण आसानी से होता है। दूसरा है जलवायु। ऐसे क्षेत्र जहां दिन में तो अधिक गर्मी पड़े, रात के समय ठंड पड़े, यानी कि दोनों तरह का मौसम रहो, जहां चट्टानों के फैलने और सिकुड़ने की क्रिया ज्यादा हो, अपक्षय क्रिया ज्यादा हो, तो वहां पर भी मिट्टी का निर्माण ज्यादा होगा। वनस्पति, जो पेड़ होते हैं वो अपने जड़ों के माध्यम से मिट्टी को बांधे रखते हैं, यानी कि चट्टानों को बांधे रखते हैं। तो धीरे धीरे जो जड़ें होती हैं, जब इन वनस्पतियों की जड़ें बढ़ती हैं तो ये चट्टानों को तोड़ने का काम करती हैं। भूमिगत जल, हमारे धरातल के अंदर जो जल मौजूद है वो भी मिट्टी के निर्माण में सहायक है। सूक्ष्म जीव, इसके अलावा कई छोटे छोटे जीव ऐसे होते हैं जो भी चट्टानों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं और या फिर मृदा का निर्माण करते हैं, मृदा में जीवांश तत्वों को घोलने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से जो है मृदा का निर्माण में 5 प्रमुख कारक हैं जो अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इसमें जो हो गया वो हो गया एक तो मूल चट्टान, एक इसमें हम देखते हैं जलवायु कैसी है उस जगह की, उस क्षेत्र की बनावट कैसी है, वहाँ का जो पूरी जो जैविक क्रियाएं हैं वो कैसी हैं, और एक समय, यानी समय के साथ में धीरे धीरे जो है वो मृदा का निर्माण होता है। आगे हम बात करते हैं मृदा के प्रकार या मृदा के वर्गीकरण के बारे में, यानी कि इसके प्रकारों के माध्यम से ही हम इसके वितरण को समझ सकते हैं, यानी कितने प्रकार की मृदा है और वह संसार में किन किन क्षेत्रों में उनका वितरण पाया जाता है। तो मृदा के प्रकार और उसके वितरण को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं मृदा का सामान्य वर्गीकरण। तो सामान्य आधार पर मुख्य रूप से जो मृदाएं हैं हमारी, उनको जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आती हैं कटिबंधीय मृदा। ये जो कटिबंधीय मृदा होती हैं इन पर वनस्पति और जलवायु दोनों का ही जो है वो काफी प्रभाव देखने को मिलता है, यानी ये मिट्टियां जलवायु तथा वनस्पति प्रदेशों के अनुसार पाई जाती है। किसी भी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु है और वहां उस जलवायु के आधार पर किस प्रकार की वनस्पति है, यह मृदा के निर्माण को वहां पे डिपेंड इस पे करता है। ये जो कटिबंधीय मृदाएं होती हैं ये भी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, एक तो है पेडाल्फर और एक पेडोकल। इसमें एक तीसरा समूह भी हम सम्मिलित कर लेते हैं, वो होता है टुंड्रा मृदा का। लेकिन मुख्य कौन सी है? 2, पेडाल्फर और पेडोकोल। सबसे पहले हम पेडाल्फर की बात करते हैं। तो पेडाल्फर मृदा जो है वो एल्यूमिनियम और लोहा 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, इनकी मात्रा इसमें अधिक है। यह जो मृदा होती है वो वन प्रदेशों और जो लंबी घास वाले प्रदेश हैं, यानी कि जहां ज्यादा वर्षा होती है ऐसे क्षेत्रों में विकसित होती है। ऐसे क्षेत्रों में निक्षालन की क्रिया अधिक होती है, जिसे लेटेराइजेशन भी कहते हैं, और इस लेटेराइजेशन की क्रिया के द्वारा जो है वो इस मृदा का निर्माण होता है। इसके बाद में जो पेडाल्फर मृदा होती है हमारी, उस पेडाल्फर मृदा को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहली है पार्टजोल या पोर्टजोल मृदा, जो कि पोर्टजोलाइजेशन के कारण जो होती है निर्मित होती है, और यह मुख्य रूप से अलास्का, कनाडा, स्कैंडिनेविया और एशिया के उत्तरी भागों में मिलती है। इसका रंग भी होता है भूरा। इसके बाद में जो दूसरी मृदा है वो है पोर्टजोलिक मृदा, जो कि
पॉटजोल या पाटजोल मृदा के दक्षिणी क्षेत्रों में मिलती है। और तीसरी मृदा है लैटेराइट मृदा, जो उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में मिलती है, मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में। तो जो पेडाल्फर मृदा है इस तरीके से 3 प्रकार की होती है। और ये जो मिट्टियां होती हैं, जो पेडाल्फर होती हैं, लंबी बांस वाले क्षेत्र जिसमें प्रेयरी मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी को हम सम्मिलित करते हैं, ऐसे क्षेत्रों में मिलती है। अगली जो मृदा है वो है पोडोकाल मृदा। पोडोकाल मृदा जो होती है उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है और ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलती है, जहां केशिकाकर्षण की क्रिया के द्वारा इन मृदाओं का निर्माण होता है। इस मृदा के अंतर्गत भी हम कई मृदाओं को सम्मिलित करते हैं, मुख्य रूप से 3 हैं, जिसमें है चरनोजम, भूरी स्टेपी और मरुस्थलीय मृदा। जैसे कि जो चरनोजम होती है उसे हम काली मिट्टी भी बोलते हैं। ये मृदा जो है वो मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरीज, पंपास, डाउन्स और वेल्डस जो शीतोष्ण घास के क्षेत्र हैं उनमें मुख्य रूप से मिलती है। दूसरी जो इसमें आती है वो है ब्रूनेजेम मृदा। ब्रूनेजेम मृदा जो है वो अमेरिका में चरनोजम एवं धूसर भूरी पॉटजोलिक जो मिट्टी है उसके मध्य के क्षेत्रों में मिलती है। तीसरी है लाल मरुस्थलीय मृदा, जो मुख्य रूप से उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलती है। इसके अतिरिक्त है धूसर मरुस्थलीय या शेरोजम मिट्टी, यह मध्य अक्षांशीय या मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलती है। अगली है गहरी भूरी या चेस्टनट मिट्टी, जो कि मध्य अक्षांशों के महाद्वीपीय जलवायु वाले क्षेत्रों में मिलती है। तीसरी जो कटिबंधीय मृदा आती है वह है टुंड्रा मृदा। ये मृदा जो है वो शीत प्रदेशों में विकसित होती है, लेकिन बहुत कम विकसित अवस्था में मिलती है। यहाँ पर जीवाणुओं की सक्रियता भी कम है और ये उपजाऊ भी नहीं होती, तो यानी ये अर्ध विकसित यानी कम विकसित अवस्था में जो है ये मिलती है। ये जो कटिबंधीय मृदाएं होती हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये इनका निर्धारण जो है वो जलवायु और वनस्पति आधार पर, तो इसीलिए इनका जो है वो जलवायु के आधार पर इनको अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो इनका वितरण देखने को मिलता है। इसके बाद में जो दूसरी मृदा आती है हमारी वो है अंत्य कटिबंधीय मृदा, इंट्राजोनल सॉइल्स। इसे बंधातरिक मृदा भी कहते हैं। कटिबंधीय मिट्टी के बीच बीच में बिखरे रूपों के रूप में पाई जाने वाली मिट्टी को कटिबंधांतरिक मृदा भी कहते हैं। यानी जो हमने ऊपर पढ़ी थी कटिबंधीय मृदा, उस कटिबंधीय मृदा के मध्य में ये बिखरे बिखरे रूपों में मिलती है। ये जो मिट्टी होती है वो मुख्य रूप से जो मूल चट्टानें हैं उसमें अपक्षय, वाष्पीकरण और जल रिसाव जो उसका प्रभाव पड़ता है उसके द्वारा निर्मित होती हैं। ये जो मिट्टियां होती हैं इनके निर्माण में मूल चट्टानों की कुछ विशेषताएं और जल प्रवाह संबंधी जो विभिन्न परिस्थितियां होती हैं उनका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। इस मृदाओं के अंतर्गत हम पीट मिट्टी, लवणीय मिट्टी, चूना पत्थर निर्मित मिट्टी, रेंडजीना मिट्टी और रेगुर मिट्टी, इसको हम प्रमुख रूप से सम्मिलित करते हैं। तीसरी जो हमारी मिट्टी आती है वो है अपार्श्विक या अक्षेत्रीय मिट्टी, जिसे बोलते हैं हम अजोनल सॉइल्स। इस मृदा वर्ग पर मिट्टी निर्माण की किसी भी प्रक्रिया का विशेष प्रभाव नहीं होता है, इसलिए इस मृदा के जो सनस्तर होते हैं, जो इसकी सोइल प्रोफाइल है, वो स्पष्ट रूप से विकसित नहीं है। ये जो मृदा होती हैं वो नदी, हिमानी, वायु, सागरी तरंग आदि के द्वारा जो निक्षेपण क्रिया होती है, यानी नदी जब बहती हुई लास्ट में जाके समुद्र में मिलती है तो अपने मुहाने पर जब वो कंकड़ पत्थरों का जमाव करती है तो उस क्रिया को हम निक्षेपण क्रिया कहते हैं। तो उसके माध्यम से जो है वो इस मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा में प्रमुख रूप से हम जलोढ़ मृदा या रेगोसोल मृदा, रेतीली, हिमानी, सागरीय और पर्वतीय मृदाओं को जो है हम सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मृदाएं जो हैं वो सामान्य रूप से 3 भागों में बांटी गई हैं और इन तीनों प्रकार की मृदाओं का अलग अलग क्षेत्रों में वितरण पाया जाता है। तो मृदाओं के प्रकारों का अध्ययन करके ही हम इसके वितरण को समझ सकते हैं। अब आगे के जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे मृदा के नवीन वर्गीकरण के बारे में।